महात्मा गांधी में आग लग रही है। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। ये कहना था एक फायर डिपार्टमेंट कर्मी का जब वो एक कमरे में एंटर करते हैं। ये लिया बेटा। 14 मार्च 2025 रात के करीब 11:30 बजे दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट को एक इमरजेंसी कॉल आता है। कॉल में बताया गया है कि न्यू दिल्ली के 30 तुगलक क्रेसेंट में आग लगी है, जो एक वीआईपी घर है। जैसे ही फायर ऑफिसर्स लोकेशन में पहुंचते हैं, वो वाटर जेट से इस आग को बुझाने लग जाते हैं। जब आग कंट्रोल में आ जाती है तो कुछ फायर ऑफिसर्स कमरे में एंटर करते हैं जांचने के लिए कि किसी चीज में आग तो नहीं लगी हुई। जैसे ही वो एंटर करते हैं तो एक ऑफिसर नोटिस करता है कि उसके पैर के नीचे ना कुछ है। क्या? जले हुए नोट्स। ट्रांसपेरेंट बैग में मानो लाखों करोड़ों रुपए के नोट्स बंधे हुए हैं। जब वो ढंग से देखते तो पता चलता है कि जमीन पर 500 रुपए की मोटी मोटी गड्डियां भरी हुई, कुछ आधी जल गई हैं और कुछ पूरी तरह राख हो गई हैं। इसी मोमेंट पर एक ऑफिसर बोलते हैं कि देखो, महात्मा गांधी पर आग लग गई। महात्मा गांधी में आग लग गई भाई। फायर ऑफिसर्स ने फोटोज और वीडियोस लिए ये नज़ारा दिखाने के लिए। इसी के बाद फुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि ये घर किसी ऐरे गहरे आदमी का नहीं है। ये घर है जस्टिस यशवंत वर्मा का, जो दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज है। एस्टिमेट के हिसाब से 15 करोड़ रुपए मिलते हैं इस कमरे से। अब जब जस्टिस वर्मा से पूछा जाता है इसके बारे में, वो कहते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है इस पैसे की, पर फोटोज और वीडियो से क्लियरली दिखता है कि इस कमरे में लाखों करोड़ रुपए हैं। जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि इस कहानी में कितनी कॉन्ट्रडिक्शंस है। सीसीटीवी फुटेज मिसिंग है, बताओ। और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज ये नहीं बता सकते कि उनके घर के स्टोर रूम में कैश आया कहां से। तो सच बोल कौन रहा है भाई? इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट की डिटेल रिपोर्ट पढ़ी, ये समझा कि जस्टिस वर्मा का क्या रिस्पॉन्स रहा है और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जांच करी, सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स परखे। अब आपने कई करप्शन केसेस के बारे में सुना होगा, पर मैं गारंटी देता हूँ कि ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जस्टिस वर्मा के घर से। पर उससे पहले अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो मेरे पास आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ है। स्पेशली अगर आप अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर प्रोडक्टिव चीज़ों की बजाय एडमिन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, आपको ओडू का एक कम्युनिटी इवेंट चेकआउट करना चाहिए, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इवेंट्स फॉर बिजनेस ओनर्स। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि एक ही जगह से सेल्स, इन्वेंट्री, एचआर और फाइनेंस सब कुछ एक ही जगह पे मैनेज होता है। और अगर आप ओडू को खुद देखना चाहते हो इन एक्शन, तो अगस्त 13 और 14 को ओडू कम्युनिटी डेज इवेंट हो रहा है गांधीनगर में। फ्री एंट्री और पूरा बिजनेस टेक कार्निवल होने वाला है, जहाँ 200 से ज्यादा एग्जिबिटर्स, 150 से ज्यादा टॉक्स, प्रोडक्ट डेमोस, मास्टर क्लासेस और 20,000 से ज्यादा अटेंडीज और बिजनेस लोग मिलने वाले हैं। अगर आप एक स्टार्टअप में काम कर रहे हो या फिर एक फाउंडर बनना चाहते हो, देन दिस इज वन ऑफ द इवेंट दैट यू मस्ट चेक आउट। कई और बिजनेस ओनर्स और एक्सपर्ट्स होंगे जिनसे आप नेटवर्किंग कर सकते हो और आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स भी मौजूद होंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर फॉर द इवेंट एंड चेक इट आउट। अपनी लर्निंग और नेटवर्क दोनों ग्रो करने का अच्छा मौका है। नाउ लेट्स कम बैक टू द वीडियो। 14 मार्च 2025 की रात को जस्टिस वर्मा के घर में आग लगती है। ये मैप हमने बनाया है कहानी के डिफरेंट चीज़ों को देखकर, पर आग मेन रेसिडेंस में नहीं लगी है, बल्कि पास के एक स्टोर रूम में लगी है। ये स्टोर रूम मेन घर से थोड़े हटके है। स्टोर रूम के पीछे है स्टाफ के क्वार्टर और सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के बैरक्स। एक दरवाज़ा है जो घर से होते हुए स्टोर रूम की तरफ जाता है। जस्टिस वर्मा और उनकी बीवी अभी घर पर नहीं है, वो छुट्टी मनाने गए हैं मध्य प्रदेश के सतपुरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में। घर में उनके स्टाफ के साथ उनकी बेटी है और बीमार माँ है। स्टाफ में है डोमेस्टिक हेल्पर्स, जस्टिस वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह कर्की और उनकी सिक्योरिटी, जिनमें सीआरपीएफ के गार्ड शामिल हैं। जैसे ही आग लगती है तो घर का स्टाफ दिया और राजेंद्र को आग के बारे में बता देता है, जो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। रात के करीब 11:40 पर 11 फायर ऑफिसर्स और 11 दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स लोकेशन पर पहुंचते हैं। इन लोगों के अलावा स्टोर रूम के बाहर जस्टिस वर्मा के सिक्योरिटी और स्टाफ से 10 लोग भी जमा हो जाते हैं। जैसे ही फायर ऑफिसर्स उधर पहुंचते हैं, उनको दिखता है कि भैया स्टोर रूम तो लॉक्ड है।
तो 2 सीआरपीएफ के जवान लकड़ी लेते हैं और लकड़ी से ताला तोड़ देते हैं ताकि फायर ऑफिसर्स एंटर तो कर सकें। दरवाज़ा खोलने के बाद ये फायर ऑफिसर्स अपने जेट्स यूज़ करते हैं रूम के अंदर आग बुझाने के लिए। वो देखते हैं कि कमरे में शराब का एक कैबिनेट भी है जिसकी वजह से सारी बोतलें फट रही हैं। आग पूरी तरह बुझने में थोड़ा टाइम लगता है। जब आग कंट्रोल में आ जाती है तभी फायर ऑफिसर्स कमरे में एंटर करते हैं, पर एक ऑफिसर ये नोटिस करता है कि उसकी पैर के नीचे कुछ है। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, वहाँ लिया। फिर इमीडिएटली वो ऑफिसर कमरे के बाहर जाते हैं और दूसरे ऑफिसर को बताते हैं कि भाई मैंने देखा क्या है। फिर वो ऑफिसर अपने सीनियर के पास जाते हैं, स्टेशन ऑफिसर के पास। स्टेशन ऑफिसर ये सुन के दंग रह जाते हैं। वो टॉर्च लेते हैं और कमरे के अंदर खुद जाते हैं चेक करने के लिए कि है क्या। स्टेशन ऑफिसर फिर कमरे की फोटोज लेते हैं, जबकि दूसरे फायर ऑफिसर वीडियो बनाने लग जाते हैं। स्टेशन ऑफिसर देखते हैं कि कमरे में एक कैबिनेट है जहां थोड़ी बहुत अभी भी आग लगी हुई है, तो वो अपनी टीम को बोलते हैं कि इसको लिटा दो ताकि ठंडी हो जाए चीज़ें और आग न लगे। जैसे ही वो इसको नीचे करते हैं, कैबिनेट के साथ साथ मोटी मोटी गड्डियां भी गिर जाती है ज़मीन पर। फिर ये जो टीम है अपने डिविजनल ऑफिसर को भी कॉल करके बताती है कि आग लगी हुई है, पर आग के साथ कैश भी बरामद हुआ है। डिविजनल ऑफिसर बोलते हैं कि भैया वीआईपी का मामला है, ज़्यादा अफरा तफरी मत करो उधर। फिर डिविजनल ऑफिसर अपनी टीम को ये भी बोलते हैं कि देखो कि जस्टिस वर्मा का कोई खास होगा, उनको बता दो कि तुमने देखा क्या। फिर ये टीम उनकी बेटी और प्राइवेट सेक्रेटरी राजेंद्र को एग्जैक्टली बताते हैं कि उन्होंने कमरे में क्या देखा। राजेंद्र जवाब देता है कि उस कमरे में तो बस छोटा मोटा घर का सामान है, कैश की बात तो आती नहीं है। अब फायर ऑफिसर इस चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं देता, वो चुपचाप रहता है क्योंकि उसको पता है कि वीआईपी का सवाल है और उसके सीनियर ने भी बोला है कि मुंह बंदी रखना। पर ये कैश बस फायर ऑफिसर्स ने नहीं देखा। जब आग बुझ जाती है, एक पुलिस ऑफिसर जो उधर मौजूद है वो भी 500 रुपए की गड्डियों को देखता है जो स्टोर रूम की जमीन पर फैले हुए हैं। इस ऑफिसर के साइड में है पुलिस ऑफिसर उमेश मलिक, जो देखते कि जले हुए नोट्स की हाइट करीब 1.5 फीट है। एक और पुलिस ऑफिसर सुनील कुमार भी अंदर झांकते हैं और इसी चीज को देखते हैं। सुनील फिर अपने सीनियर इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं और इस चीज के बारे में पूरी खबर देते हैं। सीनियर इंस्पेक्टर बोलते हैं कि वो एक सेंसिटिव केस को अभी देख रहे हैं, अभी वो लोकेशन में नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सुनील 3 वीडियोस बनाते हैं स्टोर रूम के और अपने सीनियर इंस्पेक्टर को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देते हैं। पूरा 1 घंटा लगता है फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने में। आग बुझने के बाद सेक्रेटरी राजेंद्र पुलिस को बताते हैं कि मैंने जस्टिस वर्मा को कॉल करने की कोशिश करी पर कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया, अभी आग बुझ गई है तो आप चले जाओ। पुलिस ऑफिसर्स और फायर ऑफिशियल्स कहते हैं कि ठीक है। जाते समय एक पुलिस ऑफिशियल राजेंद्र को कहते हैं कि जिस लोकेशन में आग लगी है ना, उसका ध्यान रखना। अगले दिन 15 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को शाम के 4:50 पर एक कॉल आता है। दूसरी लाइन पर है दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस। कमिश्नर ऑफ पुलिस जस्टिस उपाध्याय को पूरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो जस्टिस वर्मा के घर में हुआ। कमिश्नर उनको क्लियरली बताते हैं कि कमरे में जले हुए नोट्स भी मिले। जस्टिस उपाध्याय फिर हमारे देश के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को पूरी खबर देते हैं और जस्टिस खन्ना उनको कहते हैं कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन बरामद करो। जिसके बाद जस्टिस उपाध्याय दिल्ली के कमिश्नर को कहते हैं कि आप इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करो और मुझे खबर दो। कमिश्नर उनको 2 जरूरी डिटेल देते हैं। पहली कि ये स्टोर रूम हर बार लॉक रहता था। कमिश्नर कहते हैं कि हमने इंक्वायरी करी और क्योंकि घर में इतनी सिक्योरिटी है, इससे बाहर वाला कोई बंदा स्टोर रूम में घुस ही नहीं सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये घर दिल्ली के मानो वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड वीआईपी एरिया में है। जैसे ये है जस्टिस वर्मा का घर, लेफ्ट में है एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर और कुछ ही दूर है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का घर। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना हाई सिक्योरिटी एरिया होगा। इसीलिए कमिश्नर जस्टिस उपाध्याय को बताते हैं कि ये स्टोर रूम बस घर में रह रहे लोग, चाहे वो परिवार से हो, सर्वेंट्स हो, गार्डनर्स हो या फिर सरकार के स्टाफ ही एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी, ये ध्यान से सुनना और मैं आपको इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ अभी, कि जस्टिस वर्मा के घर में जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने पुलिस को बताया कि आग लगने के कुछ घंटे बाद ही
स्टोर रूम में छेड़छाड़ करी गई और जो भी जला हुआ सामान था वो हटा दिया गया। ये दो डिटेल सुनकर जस्टिस उपाध्याय तुरंत अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि तुम लोकेशन में जाओ और देखो कि चल क्या रहा है। उसी दिन शाम के 9:10 पर जस्टिस उपाध्याय के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी जस्टिस वर्मा के घर पहुंचते हैं, जहां वो राजेंद्र से मिलते हैं। राजेंद्र रजिस्ट्रार को वही चीज दोहराते हैं कि स्टोर रूम में तो बस घर का यूजलेस सामान पड़ा हुआ था और ये स्टोर रूम लॉक भी नहीं रहता, आप गलतफहमी में मत पड़ो। राजेंद्र फिर रजिस्ट्रार को जस्टिस वर्मा के पास लेकर जाते हैं जो अपने ऑफिस में है। जस्टिस वर्मा अपनी बीवी के साथ आग लगने के अगले दिन ही शाम को 5 बजे दिल्ली वापस आ गए थे, जब उनकी बेटी ने उनको आग के बारे में खबर दी। फिर दिल्ली के चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार जस्टिस वर्मा और राजेंद्र उस स्टोर रूम में वापस जाते हैं। रजिस्ट्रार देखते हैं कि कमरा कंप्लीटली डार्क है और दीवारों में क्रैक आ गए हैं। क्योंकि बिल्कुल लाइट नहीं है, वो अपने मोबाइल फोन यूज करते हैं टॉर्च के लिए। 8-10 मिनट तक वो कमरे को परखते हैं और फिर निकल जाते हैं। अगले दिन रजिस्ट्रार एक रिपोर्ट लिखते हैं और ये रिपोर्ट जस्टिस उपाध्याय को सबमिट करते थे। पर एक अजीब चीज़ है इस रिपोर्ट में जले हुए नोट्स का कोई भी मेंशन नहीं। जस्टिस उपाध्याय इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और जस्टिस वर्मा को फिर बोलते हैं कि आप मुझसे मिलने आओ। 17 मार्च सुबह 8:30 बजे जस्टिस वर्मा जस्टिस उपाध्याय से मिलते हैं। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि जिस कमरे में आग लगी उसमें बस यूजलेस घर का सामान है, जैसे मैट्रेसेस हैं और फर्नीचर है। वो ये भी कहते हैं कि ये रूम कोई भी एक्सेस कर सकता है, चाहे सर्वेंट्स हो, गार्डनर्स हो, और जो भी जला हुआ सामान है ना वो अभी भी कमरे में है। जस्टिस उपाध्याय फिर जस्टिस वर्मा को वीडियो दिखाते हैं। जस्टिस उपाध्याय कहते हैं कि वीडियो में ये कैश कौन सा है। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि ये एक साजिश है। फिर जस्टिस उपाध्याय बताते हैं कि दिल्ली के कमिश्नर ने उनको बताया कि घर के गार्ड के हिसाब से कि आग लगने के कुछ घंटे बाद ही स्टोर रूम से सामान हटाया गया। तो ये सामान क्यों हटाया गया? जस्टिस वर्मा इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर जस्टिस उपाध्याय कहते हैं कि इसके बारे में और जांच होगी। 20 मार्च की शाम तक तहलका मच जाता है। It's a major scandal in India's judiciary. Justice यशवंत वर्मा faces allegations. घर में लगी आग से जुड़ा वीडियो भी सामने आने के बाद इस कांड में कोहराम मचा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के टॉप जजेस डिसाइड करते हैं कि जस्टिस वर्मा को उनके पेरेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमें ट्रांसफर करना होगा। कई जजेस इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रांसफर से क्या होगा, अगर हमने इनको नहीं हटाया तो लोग हमसे सवाल करेंगे। पर जस्टिस वर्मा इस ट्रांसफर ऑर्डर को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर देते हैं। पर कुछ लोग बहुत गुस्सा हैं कि ये ट्रांसफर हो रहा है। कौन? That the Allahabad High Court is not a trash bin, opposing the judge's transfer back to the court. 21 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट को लिखती है कि भाई हम कोई डस्टबिन थोड़ी है। इलाहाबाद बार एसोसिएशन बोलती है कि भाई हमने तो कभी जस्टिस वर्मा को जज बनाने के लिए बोला ही नहीं था। हो सकता है कि उनकी ढंग से वेरिफिकेशन नहीं हुई है, इसी वजह से ये कांड हो गया। अभी एसोसिएशन लिखती है कि कुछ कमी है जिसकी वजह से करप्शन हुआ है और जिससे जनता का जुडिशरी में भरोसा कम हो गया है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस वर्मा से 3 क्लियर सवाल पूछते हैं। आपके घर में इतना ज्यादा कैश कर क्या रहा था? ये कैश आया कहां से? और 15 मार्च की सुबह किसने जले हुए नोट्स कमरे से निकाले? पर उसी शाम कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। No cash was found in the judge's house. The police visited before the fire department. दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग एक स्टेटमेंट देते हैं कि उनके डिपार्टमेंट को कोई कैश मिला ही नहीं जस्टिस वर्मा के घर से। उनकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट में पढ़ के दिखाता हूँ। आग बुझाने के बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट उधर से चले गया। हमारे फायर फाइटर्स को कोई कैश नहीं दिखा। अब ये तो चलो दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 सवालों के जवाब में जस्टिस वर्मा 6 पेज की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। मैं आपको उनके रिस्पॉन्स से सबसे जरूरी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। अब वो कहते हैं कि जो आग लगी वो उनके घर में नहीं लगी, बल्कि स्टाफ क्वार्टर्स के पास एक स्टोर रूम में लगी। वो कहते हैं कि ये स्टोर रूम स्टाफ यूज करता था। 2 दरवाजे स्टोर रूम में एंटर करने के लिए और एक स्टोर रूम कभी लॉक नहीं रहता था। वो ये बोलते हैं कि कभी भी स्टोर रूम से कैश मिला ही नहीं है। वो कहते कि भाई ऐसी खुली जगह कोई कैश क्यों रखेगा?
वो कहते कि जब उन्होंने वीडियो फुटेज देखी तो वो भी दंग रह गए। वो कहते कि कोई उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है और उन्होंने किसी भी स्टाफ को नहीं बोला कि तुम कमरे में जाकर जो जला हुआ सामान है उसको हटा दो। वो कहते कि हम तो ऑफिशियल बैंकिंग चैनल्स, यूपीआई और कार्ड पेमेंट से पैसे यूज करते हैं, कैश से नहीं। वो कहते कि कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट उन्होंने नहीं देखी कि उनके घर से कैश पाया गया है। वो ये भी दोहराते कि दिल्ली फायर सर्विस चीफ ने भी बोला है कि उनके बंगले से कोई भी कैश नहीं मिला है। तो जो 3 सवाल है, जस्टिस वर्मा ये जवाब देते हैं कि उनके पास कोई खबर नहीं है कि ये कौन सा कैश है। जब वो कैश के बारे में जानते ही नहीं है तो ये कैश आया कहाँ से, इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। और उन्होंने घर में किसी भी सदस्य को नहीं बोला जला हुआ कैश उधर से हटाने के लिए। वो ये भी कहते कि इस इंसिडेंट की वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत खराब हुई है। वो एक हाई कोर्ट जज है, एस्टीम्ड हाई कोर्ट जज है, और उनकी रेपुटेशन उनके जज के करियर और ट्रैक रिकॉर्ड से जज होनी चाहिए और ना कि इस इंसिडेंट से। उसी दिन फिर सुप्रीम कोर्ट एक 3 मेंबर कमेटी बनाता है इसके बारे में और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगले दिन 23 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर के आसपास जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जले हुए नोट्स के कुछ पीसेस मिलते हैं। एक कर्मचारी कहते हैं कि हम इधर काम करते हैं और रोड से कचरा उठाते हैं। हम 4-5 दिन पहले इधर साफ सफाई कर रहे थे जब हमें 500 रुपए के कुछ जले हुए पीसेस मिले। हमें आज भी कुछ मिला है माल, पर हमें कोई आइडिया नहीं है ये आया कहाँ से। अब इस सफाई कर्मचारी की वीडियो क्लिप भी है, पर मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि अब जो 3 मेंबर कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है वो अपना काम स्टार्ट करती है। उस दिन घर में जो भी मौजूद थे वो उनके कॉल रिकॉर्ड देखते हैं, चाहे वो पुलिस हो, फायर ऑफिसर हो, जस्टिस वर्मा का परिवार हो या फिर उनका स्टाफ हो। वो लोकेशन पर भी जाते हैं फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए और सारे वीडियोस और फोटोज को ढंग से जांचते हैं जो इंसिडेंट के बारे में लिए गए। 25 मार्च से 27 अप्रैल तक ये कमेटी 10 अलग दिन मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो 55 विटनेस से बात करते हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस वर्मा। और ये कमेटी भी 3 सवालों का ही जवाब ढूंढ रही है। आपके घर में इतना ज्यादा कैश कर क्या रहा था, ये कैश आया कहां से, और किसने जले हुए नोट्स इधर से हटाए। कमेटी कहती है कि इन 3 सवालों में से सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है पहला वाला कि जस्टिस वर्मा का क्या रिस्पॉन्स है कि उनके घर में इतना ज्यादा कैश आया कहां से। इस सवाल के जवाब के बेसिस पर ही अगले 2 सवाल होंगे और इस क्वेश्चन को कमेटी 3 सब क्वेश्चंस में डिवाइड कर देती है कि क्या स्टोर रूम में कैश मौजूद था, क्या स्टोर रूम जस्टिस वर्मा के घर के अंदर लोकेटेड है कि या फिर बाहर, और जस्टिस वर्मा का क्या जवाब है कि स्टोर रूम में कैश क्यों था। तो अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 मेंबर कमेटी बनाई उनकी इन्वेस्टिगेशन में पता क्या चलता है। तो कमेटी 10 डिफरेंट विटनेसेस से बात करती है पहले सब क्वेश्चन के बारे में कि स्टोर रूम में कैश पाया गया या फिर नहीं। विटनेस नंबर 5, एक फायर ऑफिसर कहते हैं कि हम स्टोर रूम के बाहर खड़े होते हुए आग बुझा रहे थे। जैसे ही मैंने स्टोर रूम में कदम रखा मुझे अपने पैरों के पास कुछ फील हुआ। लाइट की रिफ्लेक्शन के जरिए मुझे पता चल गया कि वो नोट्स हैं। विटनेस नंबर 10 बोलते हैं कि मुझे किसी ने बताया कि नोट्स पर आग लग गई है। जैसे ही मुझे पता चला मैं स्टोर रूम की एंट्रेंस पर गया और मैंने देखा कि 2 फायर फाइटर होज के साथ स्टोर रूम की आग बुझा रहे। पानी के प्रेशर की वजह से जो जले हुए नोट्स थे वो कमरे के जमीन से बाहर फेंके जा रहे थे। मैं थोड़ा चौकन्ना रह गया और मेरे सीनियर ऑफिसर ने कहा कि क्योंकि एक वीआईपी की बात है हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, पर हमें ये बोला गया कि किसी रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल से बात करो जो घर में है। इसीलिए मैंने मिस्टर राजेंद्र से बात करी। अभी विटनेसेस खत्म नहीं हुए, विटनेस नंबर 6 भी है जो बोलते कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसने बोला कि महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। ये भी लिया, महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई। विटनेस नंबर 8 जो फायर सर्विस के ड्राइवर हैं वो भी कहते हैं कि उनकी 20 साल की सर्विस के दौरान उनको कभी जले हुए नोट्स नहीं मिले इतनी भारी क्वांटिटी में। तो 10 विटनेसेस से बात करने के बाद कमेटी कहती है कि उधर कैश मौजूद था, पर कमेटी ये भी कहती है कि इस बारे में हम जस्टिस वर्मा के स्टाफ पर भरोसा नहीं कर सकते। जैसे बात करते हैं राहिल की, उनको 2 वीडियो दिखाए गए, एक 67 सेकंड का और दूसरा 70 सेकंड का। ये दोनों वीडियो 2 अलग पुलिस ऑफिसर्स ने लिए थे जो उस समय मौजूद थे। एक वीडियो में तो आप ये भी सुन सकते हो कि कोई चिल्लाकर बोल रहा है राहिल। जब ये वीडियो राहिल को दिखाया गया और पूछा गया कि भैया आपका नाम कौन ले रहा है, वो बोलते हैं राजेंद्र। अब राहिल 2 चीजें कहते हैं कि पहला जो वीडियो दिखाया जा रहा है वो उसी इंसिडेंट का है, और दूसरी चीज कि उस समय 500 रुपए के नोट स्टोर रूम में थे।
पर राहिल एक और चीज बोलता है कि जब वो जस्टिस वर्मा की बेटी दिया के साथ स्टोर रूम में गए आग बुझने के बाद, तब उनको कोई जले हुए नोट्स नहीं दिखे। पर कमेटी इस चीज पर भरोसा नहीं करती। वो कहती कि राहिल हमें शायद सच बताएगा ही नहीं, क्योंकि राहिल कोई ऐरा गहरा स्टाफ नहीं है। राहिल दूसरे स्टाफ का चीफ है, यानी कि घर में क्या चल रहा है राहिल को सब पता है। और राहिल कोई अकेला स्टाफ नहीं है जो ये बोलता है कि हमने कैश नहीं देखा, बल्कि घर में जो भी स्टाफ है सब ये बोलते हैं कि हमने कैश देखा ही नहीं। और कमेटी कहती है कि हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये लोग सालों से जस्टिस वर्मा के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए शायद ये सच नहीं बोलेंगे। ज्यादातर स्टाफ जस्टिस वर्मा का पुराना स्टाफ है, जो उनकी होम स्टेट उत्तर प्रदेश से आया है दिल्ली में काम करने। इसीलिए कमेटी लिखती है कि हम हाउस होल्ड स्टाफ की स्टेटमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते, उल्टा हम भरोसा करेंगे इंडिपेंडेंट आई विटनेस पर, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स पर। अब कमेटी इंसिडेंट के एक इम्पोर्टेंट किरदार पर फोकस करती है, जस्टिस वर्मा के सेक्रेटरी राजेंद्र। जब कमेटी राजेंद्र से पूछताछ करती है तो राजेंद्र कहते हैं कि उन्होंने जले हुए नोट्स देखे ही नहीं है। इसके बारे में उनको जानकारी तो इंसिडेंट के 6 या 7 दिन बाद मिली। पर कमेटी ने फिर राजेंद्र को यही वीडियो दिखाया जहाँ नोट्स भी दिख रहे हैं और जहाँ उनकी आवाज सुनाई देती है जब वो राहिल चिल्ला रहे हैं। अब राजेंद्र बोलते हैं कि हाँ, वीडियो में उनकी आवाज है, पर वो ना स्टोर रूम से थोड़े दूर खड़े हुए थे, इसलिए उनको पता नहीं कि कमरे में क्या चल रहा था। पर कमेटी कहती कि वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि वो बहुत पास है, इस वजह से उनको पूरी जानकारी होगी कि उधर चल क्या रहा था। दूसरी चीज, राजेंद्र कहते हैं कि उनको कोई आइडिया नहीं है कि जला हुआ सामान कमरे से किसने हटाया। वो कहते हैं कि आग बुझ जाने के बाद जैसे ही फायर डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिशियल्स निकल गए, वो भी एरिया से निकल गए, जिसके बाद वो सोने चले गए वरांडा के पास। और अगले दिन 7:30 बजे सुबह वो अपने घर चले गए। पूरे दिन वो अपने घर में ही रहे और उन्होंने घर का काम किया, बाहर निकले ही नहीं। अब कमेटी कहती है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स है जिससे हम आपको झूठा साबित कर सकते हैं। पहली बात, 15 मार्च की शाम, अगर आपको याद होगा, जस्टिस उपाध्याय के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी जस्टिस वर्मा के घर गए थे और पहले आदमी जिनसे वो मिले थे वो राजेंद्र है, जो उनको जस्टिस वर्मा के पास लेकर गए, जिसके बाद वो तीनों स्टोर रूम की तरफ गए। दूसरी बात, 2 सीआरपीएफ के गार्ड्स जो जस्टिस वर्मा के घर में तैनात थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि घर का स्टाफ इंक्लूडिंग मोहम्मद राहिल कमरे से सामान साफ कर रहे थे। दूसरे गार्ड ने कहा कि जब मैं अगले दिन दोपहर के 3 बजे वापस काम करने के लिए आया तो 2 से 3 लोग कमरे की साफ सफाई कर रहे थे। मोहम्मद राहिल और राजेंद्र करकी दोनों इस चीज को देख रहे थे। अब कमेटी राजेंद्र जी के बारे में 4 चीजें कहती है। पहले कि राजेंद्र जी ने कहा कि सुबह के 7:30 बजे वो जस्टिस वर्मा के घर छोड़कर चले गए थे, पर उन्होंने कहा हमारे पास सबूत है कि आप घर में थे। दूसरी चीज, सीआरपीएफ गार्ड से बात करने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि राजेंद्र जी ने ही उधर साफ सफाई करवाई। तीसरी चीज, कॉल रिकॉर्ड से ये क्लियर हो गया कि रात के 1:30 बजे राजेंद्र जी का एक बहुत लंबा फोन कॉल था जस्टिस वर्मा के साथ। ये कॉल 4 मिनट तक चला और फाइनली उनको सबूत मिला कि व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर हुए थे राजेंद्र, जस्टिस वर्मा और जस्टिस वर्मा की बेटी दिया के बीच। तो ये क्लियर हो जाता है कि राजेंद्र जी इन्वॉल्व तो है इस चीज में। पर एक प्रॉब्लम है कि इंसिडेंट का कोई पंचनामा नहीं है। पंचनामा एक डॉक्यूमेंट होता है जो पुलिस फाइल करती है किसी भी इंसिडेंट के बाद, और कमेटी इसके बारे में दिल्ली पुलिस से सवाल करती है कि आग लगी है, फायर डिपार्टमेंट को बुलाया गया, पर कोई पंचनामा नहीं और ना कोई एफआईआर है। पुलिस ऑफिशियल्स कमेटी को कहते हैं कि हमें ये सेंसिटिव केस लगा एक सिटिंग जज के बारे में जो आउट ऑफ स्टेशन है, कमरे में आग लग गई है और कैश पाया गया है, इसलिए हमने ये सब फॉलो नहीं किया। तो अब कमेटी की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है और पहले 2 क्वेश्चंस के उनको आंसर्स मिल गए। क्या जला हुआ कैश स्टोर रूम में पाया गया? हाँ। क्या ये स्टोर रूम जस्टिस वर्मा के घर के अंदर है? हाँ। अब आता है तीसरा सवाल कि इसके बारे में जस्टिस वर्मा का क्या कहना है। और यही मेन सवाल है कि जस्टिस वर्मा का क्या कहना है। तो क्या कहते हैं जस्टिस वर्मा? सबसे पहले जस्टिस वर्मा कहते हैं कि 15 मार्च की शाम को जब वो अपनी हॉलिडे से वापस लौटे वो स्टोर रूम तो गए ही नहीं। वो कहते हैं कि वो स्टोर रूम रात को ही गए जब जस्टिस उपाध्याय के रजिस्ट्रार कम सेक्रेटरी आए थे। वो कहते हैं कि स्टोर रूम में यूजलेस चीजें थी तो वो क्यों जाएंगे। पर कमेटी कहती है ये बड़ी अजीब चीज है, घर में आग लगती है, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया जाता है, वो आधा 1 घंटा लगाते फायर को बुझाने में,
पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, आपको अपनी छुट्टी कम करनी पड़ती है और जल्दी घर वापस आना पड़ता है, और आप वापस आकर स्टोर रूम नहीं जाते। कमेटी कहती है कि किसी भी आदमी का नेचुरल रिएक्शन होगा कि जैसे ही वो पहुंचे वो सबसे पहले कमरे में जाएं डैमेज असेस करने के लिए, चाहे कितने भी मामूली आइटम्स क्यों ना हो, कोई भी बंदा तो जाएगा ना देखने के लिए कि आग कितनी लगी थी। दूसरी बात जो कमेटी कहती है वह है कि हमें उस दिन की सीसीटीवी फुटेज मिली नहीं है। जस्टिस वर्मा कहते हैं कि जो फुटेज थी वो खो गई है, पर कमेटी कहती है कि आप हाई कोर्ट के जज हो, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है तो आप पूरी कोशिश करोगे कि सीसीटीवी फुटेज कम से कम बच जाए ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मैं इनोसेंट हूं, पर ऐसा कुछ जस्टिस वर्मा ने किया ही नहीं। तीसरी चीज है कि ये क्लियर है कि उधर जले हुए नोट्स मिले। इसी वजह से कमेटी कहती है कि जस्टिस वर्मा को एविडेंस देना होगा कि किसी ने कैश उधर जानबूझकर रखा। उनका आर्गुमेंट बहुत सिंपल है कि ये मैटर नहीं करता कि जस्टिस वर्मा को इस कैश के बारे में पता था या फिर नहीं। बात यह है कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनके घर के प्रेमिसेस के अंदर इतना ज्यादा कैश कैसे आया। वो कहते कि बर्डन ऑफ प्रूफ कमेटी पर नहीं है बल्कि जस्टिस वर्मा पे है, इसलिए 10 दिन और 55 विटनेसेस के बाद वर्डिक्ट बाहर निकलता है। कमेटी कहती है कि जस्टिस वर्मा का मिसकंडक्ट इतना सीरियस है कि उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की पोजीशन से हटाना होगा। इसीलिए कुछ दिन बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस वर्मा को एक लेटर लिखते हैं कि आप या तो रिजाइन कर दो या रिटायर हो जाओ। 2 दिन बाद जस्टिस वर्मा रिप्लाई करते हैं कि ना मैं रिटायर होऊंगा और ना रिजाइन करूंगा। वो कहते हैं कि अगर मैंने आपकी एडवाइस एक्सेप्ट कर ली तो इसका मतलब होगा कि मैंने अपना गुनाह कबूल लिया। तो अब ना जस्टिस वर्मा रिजाइन कर रहे हैं ना रिटायर हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको पोजीशन से हटाना होगा। पर एक हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं है। मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। सबसे पहले कम से कम 100 लोकसभा एमपीज या फिर 50 राज्यसभा एमपीज को एक रिमूवल मोशन पास करना होगा। अगर ये मोशन स्पीकर या फिर चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक 3 मेंबर की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी क्रिएट होगी। ये कमेटी देखेगी कि क्या जज गिल्टी थे या फिर नहीं, जिसके बाद लोकसभा या राज्यसभा में से एक हाउस इस मोशन पर वोट करेगा। पर इधर कोई रेगुलर वोट नहीं होगा बल्कि एक स्पेशल मेजॉरिटी वोट होगा, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी इस वोट को पास करने के लिए। अगर पार्लियामेंट के एक हाउस में ये पास हो गया फिर ये दूसरे हाउस में जाएगा या यही प्रोसेस रिपीट होएगा। अगर दोनों हाउसेस ने अग्री कर दिया तो ये फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा और जब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे उसी के बाद एक जज को हटा दिया जा सकता है। सरकार ने 3 जुलाई के बाद से ही जस्टिस वर्मा को हटाने के मोशन की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अब जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद के हाई कोर्ट में ट्रांसफर तो कर दिया है पर उनको कोई लीगल वर्क नहीं दिया गया। वो ये भी कहते हैं कि उनको कभी मौका ही नहीं दिया गया अपने आर्ग्यूमेंट्स आगे रखने का। तो क्या अगर आप मानते हो कि जस्टिस वर्मा गिल्टी है या फिर नहीं, ये डिसाइड करता है कि आपके हिसाब से बर्डन ऑफ प्रूफ जस्टिस वर्मा पर है कि उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैश कैसे पाया गया उनके घर में, या फिर कोर्ट्स पर है कि उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि जस्टिस वर्मा ने घूस ली और ये पैसा घूस का है। पर अभी तक हमें ये नहीं पता कि स्टोर रूम में पैसा आया कहाँ से। कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, पर अब पता चला कि कई बार कानून के रखवाले और उनका हाउस होल्ड स्टाफ भी अंधा हो सकता है।